हेलो दोस्तों, कैसे हो? अभी तो सभी स्कूल में होंगे। मैं एक बार फिर आपके सामने जो हमारा पोर्शन चल रहा था हिस्ट्री का, 12th हिस्ट्री, भारत के इतिहास के कुछ विषय, भाग फर्स्ट। तो हम पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता पढ़ चुके थे। दूसरा चैप्टर राजा किसान नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। तो हमने उस टाइम में देखा था कि आरंभिक राज्य कैसे बने। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक काल आया, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल बाद में के लास्ट एंड में कुछ जनपद बने। फिर उन जनपदों को से महाजनपद बने, और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है वो है मगध था। मगध में कई राजवंशों ने शासन किया। उनमें सबसे महत्वपूर्ण था मौर्य साम्राज्य। वो इसलिए महत्वपूर्ण था कि उसने पूरे भारत को एक संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, और पहला पहला जो वंश था मौर्य वंश, उसने पूरे भारत पर लगभग भारत पर अधिकार किया, दक्षिण के हिस्सों को छोड़कर। तो ये हमने देखा था। फिर मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए था कि पहली बार पूरे भारत पर शासन किया, अच्छी नीतियां लागू की, अच्छे कार्य किए। फिर भी इतना अच्छा शासनकाल होते हुए भी मौर्य साम्राज्य मात्र 150 वर्षों में खत्म हो गया। अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक राज किया था, लेकिन मौर्य साम्राज्य 150 वर्ष तक ही चला। आगे मौर्य अशोक के बाद में शासक कमजोर थे, तो वो पूरे साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। फिर कई कई हिस्सों में कई रजवाड़े, कई वंश धीरे धीरे स्थापित होने लग गए। अब एक आपके दे रखा है, हमने परसों पढ़ लिया था कि मैं सम्राट के अधिकारियों के कार्य, तो वो हमने देख लिया था। कुछ नदियों की देख रेख, कुछ भूमि मापन के लिए, कुछ नहरों से उप नहरों में जो पानी जाता है वहाँ की रखवाली के लिए, कुछ शिकारियों को पकड़ने और उन्हें दंड देने का कार्य करते थे। ये सब हमने कल पढ़ लिया था। अब इसमें एक इंडेक्स में दे रखा है कि मौर्य साम्राज्य की जो मौर्य वंश की सेना थी, उस सेना, यूनानी स्रोतों से हमें पता चलता है कि मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक थे। कितने? 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, और 9,000 हाथियों की सेना थी। लेकिन इतिहासकार इसको अतिशयोक्ति मानते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर हमारे सामने जो आगे का टॉपिक आता है वो है राजधर्म के नवीन सिद्धांत, यानी कि जो राजधर्म था उसके नवीन सिद्धांत देखने को मिलते हैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का अंत हो चुका था। तो ये शुरुआत होती है दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में राजा और सरदार दोनों थे। राजा और सरदार। तो हम देखते हैं कि दक्कन का पठार जो मध्य में है, कल भी हमने पढ़ा था परसों कि दक्कन का पठार मध्य भारत में, उससे दक्षिण यानी कि मध्य भारत के नीचे दक्षिण वाला हिस्सा है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये वाला पोर्शन, इस क्षेत्र को तमिलकम कहा जाता था। ये वर्ड ध्यान रखना, तमिलकम, क्योंकि इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से सम्मिलित थे। कहने का मतलब तमिलनाडु पूरा था
कर्नाटक पूरा था और केरल के कुछ हिस्से ही इसमें शामिल थे। किसमें? तमिलकम में। तो इस वर्ड को ध्यान रखना, ये विशेष है। तमिलकम का अर्थ पूछ सकता है, या इसमें कौन कौन से क्षेत्र थे वो पूछ सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के कुछ भाग। और तमिलकम भारत के किस हिस्से में? दक्षिण भारत में। और दक्षिण, ये भी क्वेश्चन बना सकता है, दक्कन के पठार के दक्षिण भाग को किस नाम से जाना जाता था? तमिलकम नाम से। क्लियर? तो ऐसे ही हमें क्वेश्चनों को तैयार करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन, हर लाइन में क्वेश्चन है, मैं आपको क्लियर करते हुए नहीं जाऊंगा कहीं, आप बस जुड़े रहिए। और डिमांड है कि कुछ स्टूडेंट वगैरह, स्टूडेंट छोटे भाई बहनों की डिमांड है कि वो वीडियो को पूरा नहीं देख पाते, क्योंकि घर जाके स्कूल का गृह कार्य करते हैं या घर पे कुछ काम करते हैं, रेस्ट भी करते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने मिनट का वीडियो अफोर्ड कर सकते हैं और किस टाइम में आप वीडियो देख सकते हैं। और मैंने एक स्टूडेंटों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ ओनली छोटे भाई बहन जो स्टूडेंट है उनके लिए बनाया है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, ठीक है। उन दक्षिण भारत में जहाँ पे मौर्य साम्राज्य दक्षिण भारत में नहीं था, तो वहाँ पे 3 वंश पनपे। ध्यान रखना कौन से? चेर, चोल और पांड्या। यानी इनको उस टाइम में सरदारी कहा जाता था। चेर, चोल, पांड्या, सरदारी का उदय हुआ। ये समृद्ध थे और स्थायी थे। यानी कि जो दक्षिण वाले हिस्से में चेर, चोल, पांड्या, यानी कि तमिलकम में जो 3 सरदारी, यानी चेर, चोल, पांड्या को सरदारी के रूप में मानना शुरू में उनका उदय हुआ। अब हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है सरदार और सरदारी। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसके जो आपके इंडेक्स में दे रखा है, तो महत्वपूर्ण भी है क्योंकि सरदारी वर्ड का यूज हुआ है। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स के आधार पे निकाला है इसको, क्योंकि वो पैराग्राफ था, तो मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो आपके लिए याद करने में भी सहूलियत रहेगी और आपके दिमाग में भी रहेगा कि इसमें क्या क्या पॉइंट थे। पहला पॉइंट तो है कि ये सबसे शक्तिशाली सरदार में एक शक्तिशाली व्यक्ति था, यानी कि जो सरदार था वो प्रभावशाली था, तभी तो सरदार बना। फिर है पद। अब देखो मैंने उस पैराग्राफ से जो निकाले हैं कि कौन कौन से इसमें वर्ड यूज किए गए। पहला तो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। पद, अब वो पद था तो वो वंशागत भी हो सकता था और नहीं भी। तो पहला पॉइंट अपना क्या हुआ? पद। ये वंशागत भी हो सकता है और नहीं भी। दूसरा पॉइंट है उसमें समर्थक, कि सरदार के समर्थक कौन थे। तो समर्थक थे उसके अपने और उसके खानदान वाले। तो क्लियर, समर्थक आ गए, पद आ गया। फिर है सरदार के कार्य। सरदार के कार्य थे विशेष प्रकार के अनुष्ठानों का आयोजन करना और संचालन करना या आयोजन करना, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता करना। ये 3 प्रमुख कार्य बताए गए हैं। तो पहला पद, दूसरा समर्थक, तीसरा कार्य। समझ में आया? फिर है भेंट, यानी कि भेंट। अब सरदार है, युद्ध का संचालन भी करता है और उस जिस जगह पर वो सरदार है वहाँ की देखरेख भी करता है, तो उसके लिए कुछ उसे चाहिए, मतलब आर्थिक रूप से कुछ चाहिए। तो
उसमें वर्ड निकला है भेंट, यानी कि वो अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है। अब इसको समझो, ये सरदार अधीन लोगों से भेंट लेता है, समझ में? तो इसमें और कर में अंतर क्या है? यहाँ ये सोचने वाली बात है कि भाई सरदारी, जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर एरिया, मान लो कोई सा भी मान लो, जैसे चोमू है, श्रीमाधोपुर है, खंडेला है, नीम का थाना है, तो ऐसे छोटा सा एरिया में सरदार था, तो भेंट अपने अधीनों से, अधीनस्थ जो लोग थे उनसे भेंट लेता था और राजा कर लेता था। तो अंतर कितना हुआ? अंतर बस शब्द का अंतर है। भेंट इसे जो ये सरदार लेते थे उसे भेंट कहते हैं, और जो राजा लेता है उसे कर कहते हैं। फिर है सेना, तो इनके पास कोई सेना नहीं थी, स्थायी सेना, और कोई अधिकारी नहीं होते थे। तो अब ये देखो बच्चों, पढ़ना आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको तरीका समझा रहा और कुछ भी नहीं कर रहा। जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो आप स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, वो भी बेस्ट पढ़ा रहे हैं। हर टीचर अपनी अपनी जगह बेस्ट होता है। मैं तो सिर्फ आपको एक तरीका विकसित कर रहा हूँ आप में। अब जैसे आप बुक में देखना, सरदार और सरदारी एक पैराग्राफ में दे रखा है, तो उस पैराग्राफ को पढ़ने में कुछ को समझ में आता है, कुछ को नहीं। मैंने इसमें से पॉइंट निकाल ली कि सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। फिर उसके नीचे आ गया पद, पद वंशागत हो सकता है या नहीं भी हो सकता। फिर है समर्थक, अब उसके समर्थक कौन थे? उनके लोग और उसके खानदान के लोग। फिर सरदार के कार्य आ गए, एक तो युद्ध का संचालन करना, विशेष अनुष्ठानों का आयोजन करना, तथा जो झगड़े होते हैं उनकी मध्यस्थता करना। एज ये वर्तमान में हम देखें, सरपंच मान लो, प्रधान मान लो, ये। और भेंट, वो जिस क्षेत्र में जितने लोग उसके अधीन है वहाँ से भेंट लेता था। जबकि ये भेंट और कर में कोई अंतर नहीं, राजा कर लेते थे, ये भेंट लेते थे। सेना, इनके पास कोई सेना और अधिकारी नहीं होते थे। तो इस तरह हम टुकड़ों में अगर पॉइंटों के आधार पे हम तैयारी करेंगे। मैं सिर्फ आपको यही समझा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो स्कूल में, टीचर बेस्ट से बेस्ट पढ़ा रहा है, बस ये तरीका आपको बता रहा हूँ कि ऐसे करने से। और बाकी जो स्टूडेंट जुड़ेंगे उनको ये नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, क्वेश्चन भी हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव रिक्तस्थान वाले क्वेश्चन भी, पीडीएफ भी मैं डालूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप जितने ज़्यादा छोटे भाई बहन जुड़ सकें एसएसटी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल की, तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो पॉइंट निकाल रहा हूँ, इन सब के आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। फिर है जैसे हमने चेर, चोल, पांड्य, सरदारी देखी दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य का प्रभाव बहुत कम था। तो उनकी जानकारी के स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? उन सरदारी या सरदारों की जानकारी के स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं, या क्या स्रोत हैं जिनसे इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो इनमें है प्राचीन तमिल संगम साहित्य, यानी कि जो दक्षिण भारत का साहित्य है उसको संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य यानी कि याद रखना, दक्षिण के जो साहित्य को उसको संगम साहित्य कहा जाता है। तो प्राचीन तमिल जो संगम साहित्य ग्रंथों में जो कविताएं लिखी थी उनमें उन सरदारों का विवरण होता था। यानी कि जो संगम साहित्य ग्रंथ में जो सरदारों कविताओं में सरदारों का विवरण होता था, और अपने क्षेत्रों में संकलन और विवरण इसी प्रकार दिया जाता था। तो हमें जानकारी के स्रोत कहाँ से प्राप्त हुए? प्राचीन तमिल संगम साहित्य की कविताओं से। बस इतना ही याद रखना है स्रोत में। अब राजस्व,
किताब में नहीं दे रखे हैं दोस्तों, मैंने पॉइंट निकाले हैं कि अब किताब में तो डायरेक्ट पैराग्राफ दे रखा है, अब हम पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और वही एग्जाम में लिखेंगे। अब देखते हैं कि राजस्व कहीं भी, चाहे वो सरदार हो, यानी कि उस टाइम में सरदार था, उसके बाद में जमींदार, हम पढ़ते हैं जमींदार, तो वो सरदार और जमींदार लगभग सेम पोस्ट थी। तो अब इन सरदारों को राजस्व कहाँ से प्राप्त होता था? ये सरदार बाद में कुछ वंश बन गए, जो शक्तिशाली सरदार था वो अपने राज्य का निर्माण कर लिया। तो कई सरदार, व्यापार इनका महत्वपूर्ण राजस्व का स्रोत था। कई सरदार और राजा लंबी दूरी पर व्यापार द्वारा राजस्व प्राप्त करते थे, यानी कि पहला जो राजस्व का स्रोत था वो था व्यापार। सरदार हो या राजा, सब लंबी दूरी के व्यापार करते थे। अब है इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैंने निकाला है कि मध्य और पश्चिम भारत, यानी कि मध्य भारत बीच वाला पोर्शन और पश्चिम वाला पोर्शन, इसमें जो शासक करने वाले थे उस वंश का नाम था सातवाहन। यानी कि इस तरह व्यापार करने वाले मध्य भारत, ध्यान रखना, मध्य भारत और पश्चिम भारत दो जगह, मध्य भारत और पश्चिम भारत में शासक करते थे कौन? सातवाहन, जो ये व्यापार वगैरह करते थे। अब सातवाहनों का कालक्रम क्या था, किस क्रम में थे? तो वो थे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक। और हम कहाँ तक का इतिहास पढ़ रहे हैं? 600 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 600 शताब्दी ईस्वी तक का हम पढ़ रहे हैं। तो पहला तो इनका व्यापार हो गया। और सातवाहन जो मध्य और पश्चिम भारत में शासन करते थे द्वितीय ईसा पूर्व से द्वितीय ईस्वी तक। फिर है उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर। अब उपमहाद्वीप में पहले ये समझो कि उपमहाद्वीप में सम्मिलित कौन कौन थे वर्तमान समय में। इनमें भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है और बलूचिस्तान। इस एरिया को उपमहाद्वीप बोला जाता था। तो उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर, यानी कि पश्चिम वाला हिस्सा जो उधर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वाला इलाका पश्चिमोत्तर, और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शासक थे। यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद में धीरे धीरे अलग अलग स्थानों पर, जैसे दक्षिण भारत में चेर चोल पांडे सरदार नामक विकसित हुए। फिर मध्य और पश्चिम भारत में सातवाहनों का शासक रहा। और पश्चिमोत्तर और पश्चिम में किनका शासक रहा? आया शकों का। तो ये ध्यान रखना। अब हम जैसे यहाँ थोड़ा सा हिंट दिया है सातवाहनों के बारे में, अध्याय 3 में हम डिटेल से सातवाहनों के बारे में पढ़ेंगे। अब एक टॉपिक आता है वैदिक राजा, यानी कि ये टॉपिक जो था चेर चोल पांड्या दक्षिण का, और फिर दक्षिण से ऊपर मतलब मध्य भारत और पश्चिम में सातवाहनों का शासन था, और पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शक शासक थे। यहाँ तक हम पढ़ लिए। अब है एक टॉपिक है देवीय राजा, यानी कि जो पहले जो राजा थे वो अपने आप को देवताओं के वंशज मानते थे, इसलिए कई राजा अपने नाम या आगे पीछे देव शब्द लगाते थे, यानी कि उनका मानना था कि वो देवताओं की संतान है। और सभी राजा ऐसा करते थे, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा कार्य करते थे। यानी कि राजा अपने आप को भिन्न भिन्न तरह से अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ता था, क्योंकि वो एक स्टेटस प्राप्त करने के लिए।
मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत, यानी कि मध्य जो एशिया है उसमें पश्चिमोत्तर भारत में कुषाणों का शासन था। कुषाण अब यहाँ इम्पोर्टेंट है, कुषाणों के सिक्के दे रखे हैं चित्र में कनिष्क के। जो सबसे प्रसिद्ध राजा था कौन था? कनिष्क। इनका शासनकाल क्या था? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। और सातवाहनों का था द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय शताब्दी तक। तो कुषाण जो वंश था उसके लोग अपने आप को राजा की संतान के रूप में प्रतिष्ठित करते थे और किसी भी देवी देवता से अपना कनेक्शन जोड़ लेते थे। कुषाणों का इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं उनके अभिलेख। कुषाणों ने भी अभिलेख लगाए थे और साहित्य परंपरा के माध्यम से उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और यानी कि कुषाण शासकों के राजधर्म के बारे में हमें 2 फैक्ट से पता चलता है, यानी कि अभिलेख और साहित्य तो है ही, इसके अलावा राजधर्म से संबंधित हमें 2 फैक्ट प्राप्त होते हैं। एक तो होते हैं सिक्के और दूसरा होता है मूर्तिकला या मूर्ति कला या मूर्ति निर्माण। तो ये कुषाणों के राजधर्म प्रदर्शित करते हैं। अब जो मोहर दे रखी है, अब यहाँ से ये समझो कि वैदिक राजा या देविक राजा से संबंध एक मोहर है जो आपके चैप्टर में दे रखी है। उस पे एक तरफ भगवान का चित्र है और दूसरी तरफ कुषाण शासक का, यानी कि वो कुषाण शासन काल में जो मोहरें चलती थी या जो सिक्के चलते थे उन पर एक तरफ राजा का फोटो होता था और दूसरी तरफ भगवान का फोटो होता था। और वो मोहर जो बुक में दे रखी है वो है कनिष्क की। इस चीज को याद रखना। अब ये अपने आप को देवता तुल्य समझते थे तो इसके उदाहरण भी होने चाहिए। तो इसमें 2 उदाहरण है। एक तो यूपी के पास माट में, यूपी में है माट में देव स्थान, यानी जो देव स्थान है वहाँ पर कुषाणु शासकों की विशाल मूर्तियाँ मिली है या लगी है। तो पहला तो कहाँ? यूपी में जो देव स्थान है, जो मंदिर है माट में, वहाँ पे विशाल मूर्ति मिली है सक्सेसफुल। दूसरा अफगानिस्तान के भी देव स्थान के पास शासकों की वृद्ध मूर्तियाँ मिली है, यानी कि बहुत बड़ी। तो इसीलिए ये अपने आप को देवताओं के पुत्र या देवतुल्य समझते थे। तो अब एक चीज है इन मूर्तियों से ये अपने आप को देवतुल्य समझते थे, हमने समझा। अब ये है कि कुछ कुषाण शासकों ने उपाधि धारण की, उसमें देवपुत्र की उपाधि महत्वपूर्ण थी। कई कुषाण शासकों ने देवपुत्र नामक उपाधि धारण की। अब एक चीज ये है कि इनको ये प्रेरणा मिली कहाँ से? सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि इनको ये प्रेरणा मिली कहाँ से? तो इनको ये प्रेरणा चीनी शासकों से मिली, क्योंकि चीनी शासक अपने आप को स्वर्ग पुत्र कहते थे। तो समझ में आया कि चीनी शासकों से प्रेरित होकर कुषाणों ने अपने आप को देवतुल्य या देवपुत्र समझा और देवपुत्र की कई कुषाण शासकों ने उपाधि धारण की और चीनी शासक अपने आप को स्वर्ग पुत्र समझते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लंबा है लेकिन मैटर में इतना ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, जो आपको समझ में आए ऐसा मैटर तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है एनसीईआरटी की, इसमें पॉइंट नहीं है। पहले आरबीआईसी की बुक चलती थी, वहाँ उनमें पॉइंट टू पॉइंट होते थे, यहाँ से पॉइंट निकालने पड़ते हैं।
जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, ये पॉइंट मैंने निकाले, पैराग्राफों से पॉइंट निकाले, और इसी तरह आपको तैयारी करनी है। आप कंटिन्यू जुड़िए, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ही नोट्स, क्वेश्चन पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, हर चैप्टर के क्वेश्चन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ही डालूँगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ग्रुप को ज्वाइन करे, कमेंट करे, उसके बाद में मैं उसको नंबर दूंगा। ओके, धन्यवाद।